और ये है कम से कम भी तो जितने भी कोई आगे जरूरी नहीं है, आप कितने वोट आते हैं वो देवासी की ताकत बताएगा। बात यही करनी है कि भाई देवासी समाज के वोट कितने हैं। क्या वाह गाँव कोर्ट वाली शिकायत है, चुनाव लड़ी अपने आप। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद। आई माता का हमने आशीर्वाद भी लिया है, सब लोगों से बात की, आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। अभी सेटल कहाँ है? अभी मैं शादी में है और अभी हाल ही में ऑफिस लिया है, तो अभी सब जगह फॉर्म भर दिया, बनना है। नमस्कार, फिर से राजीव देवासी और हम लोग यहाँ आई माता मंदिर में यहाँ पर हैं। पीछे देख सकते हैं यहाँ पर निर्दलीय चुनाव लड़ने वाले लोकसभा से श्री लाल सिंह जी देवासी यहाँ पर आज हमारे बीच में हैं और यहाँ पर आई माता जी का दर्शन करने के लिए आप यहाँ पर आए हैं। चलिए जानते हैं कहाँ से आज इनका दौरा है, सुबह से कहाँ कहाँ इन्होंने दौरा किया। सबसे पहले सर बधाई हो आपको, एक आपने जो अच्छा निर्णय लिया। बहुत बहुत धन्यवाद राजीव। आज सुबह हम लोग सबसे पहले पिपाड सिटी में आए, वहाँ पे मीटिंग की, बहुत सारे युवा और हमारे सभी गणमान्य लोग आए, चर्चा किया कि क्या इश्यू है, क्या प्रॉब्लम है यहाँ पे और उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कैसे करना है। उसके बाद फिर हम लोग उर्मिला बुआ का जो धाम है, जो माता का धाम है, वहाँ पे गए, उनसे भी आशीर्वाद लिया और वहाँ पे भी हमने चर्चा की। उसके बाद फिर हम लोग तिलवासनी गए, महादेव के मंदिर का जो हमने तिलवासनी के ढाणी में गए। उसके बाद अभी बिलाड़ा आए हैं, इसके बाद हम लोग सोजत जाएंगे। तो ये पूरा दौरा हमारा है, लोगों से मिलना, लोगों से बात करना और भगवान के दर्शन भी करना। तो सब लोग बहुत खुश हैं कि कम से कम हम लोग इस पाली में एक अच्छी फाइट देने वाले हैं और जनता के मुद्दे उठाने वाले हैं। शिक्षा का मुद्दा, चिकित्सा का मुद्दा, रोजगार का मुद्दा, उद्योग का, पशुपालकों के, किसानों के, महिलाओं के, जो हमारी महिलाएं बहनें हैं, 50% वोट महिलाओं के हैं, लेकिन महिलाओं के बारे में कोई बोलता तक नहीं है। इसलिए हमने वो मुद्दे रखे हैं कि भाई महिलाओं को रोजगार में दिया जाना चाहिए, बराबरी का स्थान दिया जाना चाहिए, पब्लिक प्लेस और रोजगार का जो दूसरे उद्योग हैं उसमें वर्कर्स महिलाएं बहुत कम हैं, उनको वहाँ पे स्थान देना चाहिए। बच्चों की जहाँ जहाँ मैं जा रहा हूँ, बच्चों की हम लोग समस्या उठा रहे हैं कि बच्चे पढ़ाई छोड़ रहे हैं, लड़कियाँ पढ़ाई छोड़ रही हैं। उनको पढ़ाई क्यों छोड़ रही हैं? अपने राजस्थान में लोवेस्ट एजुकेशन है गर्ल्स में, बहुत ही शर्मनाक बात है पूरे राजस्थान के लिए। पूरे इंडिया में लोवेस्ट लिटरेसी इन गर्ल्स, जो लड़कियों में, बालिकाओं में सबसे कम एजुकेशन राजस्थान में है। और हमारी जो ड्रॉप आउट संख्या, ड्रॉप आउट से कहते हैं जो हायर एजुकेशन से पहले शिक्षा छोड़ देता है, लड़का और लड़कियां ड्रॉप आउट्स करके पलायन कर जाते हैं। पलायन की बहुत बड़ी समस्या है, जैसे अहमदाबाद, पुणे, बेंगलोर, चेन्नई, वहाँ बच्चे पढ़ाई छोड़ के चले जाते हैं, मजदूरी करते हैं, 16-16 घंटे काम करते हैं और रात में रोते हैं, काश हमारे स्टेट में उद्योग होता, रोजगार होता, तो ये दिन हमें देखने नहीं पड़ते। ये सारी समस्या हम लोग लेके जा रहे हैं। मैं तो बैंक से आया हूँ, मैं पहले एक्सिस बैंक में रीजनल हेड था, मैं इसलिए अपने बैंक से त्याग पत्र दिया, इसलिए लाखों की नौकरी छोड़ी कि भाई मेरा राजस्थान समाज, सब 36 कौम के समाज, हर एक में एक वंचित वर्ग है, हर एक में 80% लोग हैं जो ये सारी सुविधाएं, बेसिक फैसिलिटी नहीं है। इसलिए राजस्थान आज विकसित देश नहीं है, बीमारू देश की श्रेणी में आता है। तो मेरा यही सपना है कि अपने राजस्थान को, अपनी जन्मभूमि को कैसे हम एक विकसित देश बना सकते हैं। इसलिए इसके लिए सवाल उठाएंगे, जनता के पास जाएंगे, सब युवाओं को इकट्ठा करेंगे। अभी फिलहाल क्योंकि समय नहीं था, इसलिए मैं निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में अभी खड़ा हुआ हूँ पाली लोकसभा से। लेकिन इस इलेक्शन के बाद एक बहुत ही आधुनिक, टेक्नोलॉजी ओरिएंटेड, एक बहुत एक वर्ल्ड क्लास
पार्टी बनाएंगे जिसमें लोगों की समस्याओं के ऊपर ध्यान दिया जाए और जिसका लक्ष्य होगा राजस्थान को कैसे विकसित स्टेट बना सकते। आपको बता दें कि इस समय पीपी चौधरी साहब बीजेपी से हैं, संगीता जी बेनीवाल कांग्रेस से हैं। एक नया नाम निर्दलीय के रूप में आपका आया है। आपने बाली से एक आपने चुनाव भी अभी हाल ही में जो राजस्थान के जो चुनाव हुए हैं उनमें भी आपने पार्टिसिपेट किया है और एक बड़ी पार्टी बनाने का निर्णय भी आपने लिया है। लाखों रुपए का पैकेज एक्सिस बैंक में छोड़ करके आप इस समय जो जन सेवा के लिए आप उतरे हैं। सर, आपको नहीं लगता कि एकदम से आपका आना और इतना एसी छोड़ करके, इतना लाखों का पैकेज छोड़ करके आप 13 या 14 राज्य, पता नहीं कितना आप राज्य संभालते थे। आपने अमेरिका में भी आपने जो एक आपकी ट्रेनिंग ली है हार्वर्ड में। आपको बता देंगे फरकदार इंग्लिश और पढ़े लिखे और इस समय आप जो है सालड़ी में वहाँ पर आप विराजते हैं। अचानक से इस प्रकार से आपको अभी बहुत बड़ा चैलेंज आपके सामने है। अभी एक बीज आपने जो बोया है उसको पेड़ बनाने में आपको बहुत मशक्कत और बहुत, क्योंकि आपने जो पढ़ाई की है, आप जहाँ बैठे रहते थे, अब जनता से आप डायरेक्ट जब जुड़ेंगे तो कई तरह के लोग आपको मिलेंगे। कई आपको लोग कहेंगे हाँ ऐसा जो है हो जाएगा, लेकिन कई बार आपने देखा होगा, आपके उन चुनाव के दौरान भी आपने देखा होगा किस प्रकार से रणनीति होगी, कैसे आप इस चैलेंज को स्वीकार करेंगे। मैं जो बैंक से आया हूँ, सामाजिक सेवा में मैं 20 साल से था। समाज की शिक्षा के लिए 20 साल से हम लोग आंदोलन चला रहे थे। हॉस्टल बनाना, कोचिंग इंस्टीट्यूट खड़े करना। उदयपुर वाला में हाँ, जो आपका रोल है। हाँ, तो उदयपुर में हमने हॉस्टल बनाया। अभी गर्ल्स हॉस्टल वहाँ पे बन रहा है। राइक एजुकेशन चैरिटेबल ट्रस्ट बनाया। तो सामाजिक सेवा में तो मैं लास्ट 20 साल से था। लेकिन जो सामाजिक सेवा के रूप में मैंने सोचा कि ये दायरा छोटा है, कि इसमें आप 100, 200, 300 लोगों को आप फ़ायदा पहुंचा सकते हैं, 1000 लोगों को फ़ायदा पहुंचा सकते हैं, या 36 कौम के लाखों लोगों का कल्याण कर सकते हैं। उसके लिए पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म चाहिए। बिना पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म के आप सवाल नहीं उठा सकते, क्वेश्चन नहीं कर सकते, एक अच्छे सशक्त अपोजिशन का रोल प्ले नहीं कर सकते, और वो एक डेमोक्रेसी के लिए ज़रूरी है। रही बात जो आपने बताया कि कैसे छोड़ के, मतलब इतना नौकरी छोड़ के यहाँ पे आना, तो मैं ये बता दूँ, मैं ये सोचता हूँ, मेरी ये सोच है कि अपने जीवन को यदि मीनिंगफुल बनाना है, अर्थवान बनाना है, तो उसके लिए आधार हमारी जन सेवा है। अपने लिए तो सब कोई करता है, सब कोई करता है अपने लिए, परिवार के लिए, पर जनता के लिए काम करना वो असली जन सेवा है। दूसरी बात जो आपने पूछी कि मुझे विश्वव्यापी अनुभव है, और जो एक बैंकर होता है ना, उसे समाज की हर प्रॉब्लम का पता होता है, क्योंकि एक बैंक में किसान भी आता है, एक मजदूर भी आता है, एक बिजनेसमैन भी आता है, एक स्टूडेंट भी आता है, युवा भी आता है, महिला भी आता है। तो मुझे सबकी प्रॉब्लम का पता है कि समाज में क्या चल रहा है। और एक इकोनॉमिस्ट के नाते, एक जब तक हम लोग इकोनॉमिकली आर्थिक रूप से संबल नहीं होंगे, तब तक हमारा स्टेट प्रगति नहीं कर सकता। आज ही मैं बोल रहा था लोगों को, हमारे 60% जो उद्योग हैं किस पे निर्भर है? पत्थर पर, स्टोन पे। 60%। ये पत्थर तो हमेशा के लिए चलने वाला नहीं है, खत्म होने वाला है। तो जिस दिन ये खत्म हो गया, हमारे उद्योग भी खत्म हो जाएंगे। तो आधुनिक उद्योग है ही नहीं। इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग कितने हैं, IT उद्योग कितने हैं, स्टार्टअप कितने हैं। मेरा तो ये विजन है कि हमें स्टार्टअप कॉलेज खोलना चाहिए, जहां हमारे युवाओं को बिजनेस की शिक्षा दी जाए, कैसे टेक्नोलॉजी का उपयोग कर सकते हैं, कैसे फाइनेंस का उपयोग कर सकते हैं, कैसे वर्ल्ड से जुड़ सकते हैं, कैसे हमारे आइडिया को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। हमारा उदयपुर क्यों नहीं बेंगलोर बन सकता? किसी ने सोचा नहीं कि उदयपुर भी बेंगलोर बन सकता है। हमारी क्लाइमेट इतनी अच्छी है, संस्कृति इतनी अच्छी है, लेकिन सब भाग भाग के उधर ही जा रहे हैं, क्योंकि किसी ने इस बारे में सोचा नहीं। इसलिए मैं ये सब सोच के आया हूँ कि अपने राजस्थान को एक अच्छा स्टेट बना सकता हूँ, क्योंकि मुझे अनुभव है, वर्ल्ड वाइड अनुभव है। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में भी मैं ट्रेनिंग ली है, मैंने 35 देशों की यात्रा की है, तो मुझे वर्ल्ड इकोनॉमी का पता है, अपनी देश की इकोनॉमी का पता है। राजस्थान का एक प्रतिष्ठित अखबार में हमने कहीं पढ़ा, आपने एक विश्लेषण किया है। हाँ। उसमें आपने जो भी बजट पेश किया उसमें आपने उल्टा बता दिया कि ये पैसा आप लोग लाओगे कहाँ हाँ, से? बजट आपने देखा होगा, सबसे पहला आदमी मैं था जिसने लेख लिखा। सब लोग बड़ाई कर रहे थे, मैंने लेख लिखा कि 70,000 नौकरी गवर्नमेंट ने घोषित किया कि हम 70,000 नौकरी दें। मैंने बोला कि आप महीने वाइज हिसाब बता दीजिए, इस महीने में कितनी नौकरी दी।
अगले महीने में कितनी नौकरी दी, उससे अगले महीने में कितनी नौकरी दी। इसलिए गवर्नमेंट ट्रांसपेरेंट नहीं है। घोषित करने से विकास नहीं होता है। बताए मुझे कि भाई 10,000 नौकरी हमने इस महीने में दे दी, 20,000 दे दी, तो कोई भी डेटा पब्लिश नहीं होता है। इसलिए 70,000 नौकरी और 50 लाख बेरोजगार, 50 लाख बेरोजगार में 70,000 नौकरी कोई मायने नहीं रखती। आज पशुपालकों को हाल ये है, पशुपालकों का कोई भी उनको समर्थन मूल्य नहीं मिलता है। उनकी भेड़ की जो ऊन है ना, वो फेंक दी जाती है, एक पैसा नहीं मिलता है उनको। बाहर जाते हैं, राशन नहीं मिलता है उनको, कोई सुरक्षा नहीं है उनकी। जब चाहे जब भेड़ चोरी हो जाती है, हमले होते हैं उनके ऊपर, रोड के ऊपर जो बेचारे भेड़ लेके जाते हैं मर जाते हैं, एक पैसा मुआवजा नहीं मिलता है। क्या हम लोग इस स्टेट के नागरिक नहीं है? सब लोग नागरिक हैं, पशुपालक भी नागरिक हैं, लेकिन गवर्नमेंट को उसको कोई ध्यान नहीं है। और यही हाल किसानों का है। मैं किसानों के बीच में गया, मेरे को बोला, एक किसान इतना अच्छा बोला कि देखिए हम किसानी इसलिए कर रहे हैं, मुझे ज़मीन बचानी है, बाकी किसान, मैंने मेरे बेटे से बोल दिया कि किसान नहीं बनने का। ये हालत है किसान की कि कोई प्रॉफिटेबल उसका बिजनेस नहीं है कि उससे अपने को प्राइस मिल सके या कॉस्ट मिल सके। इसलिए सारे सुधार करने के लिए मैं सोचा कि एक अकेले आदमी की बस की नहीं है, इसलिए एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया चाहिए। इसलिए पार्टी का ये विचार आया और पार्टी बनाएंगे। एक और सवाल आपके लिए कि आप बीजेपी में, कांग्रेस में क्यों नहीं गए? आप में गए थे बीच में, अब आप वापस जो है अपने खुद की पार्टी बना रहे हैं। आपने इन दोनों ही पार्टियों में जाने का क्यों नहीं सोचा? हाँ, ये बहुत आपका अच्छा सवाल है कि जिस बड़े कॉरपोरेट से मैं आया, दोनों पार्टियों के भी लिए दरवाजे तो खुले रहते ही हैं, लेकिन मैंने ये सोचा कि पार्टी में जाकर के जो एस्टेब्लिश पार्टी है ना, बड़ी बड़ी पार्टी है, एक बड़े ऑर्गेनाइजेशन में एक व्यक्ति की वैल्यू नहीं होती है। वहाँ जाके आपको बैठा दिया जाएगा, कोई सवाल नहीं कर सकता। आप बताओ, गवर्नमेंट के अगेंस्ट में बीजेपी वाला सवाल कर सकता है? नहीं कर सकता। सुधार के लिए बोल सकता है? नहीं बोल सकता। वो अनुशासन में बैठा रहेगा, कुछ भी नहीं कर सकता। कांग्रेस पार्टी सेम वही ढर्रे के ऊपर चलने वाली पार्टी। आज ये युवा बेचारे कितने साल मेहनत करते हैं, 20-20 साल उन पार्टियों में रहते हैं, इस आस में कि भाई हमें भी टिकट मिलेगा, कभी मिलता नहीं। इसलिए ये सब पार्टियां रूढ़िवादी हो गई हैं, एक सिस्टम पे, ढर्रे पे चल गई हैं। तो मेरा उद्देश्य सत्ता लेना नहीं था, मेरा उद्देश्य MP MLA तुरंत बन जाना, मिनिस्टर बन जाना नहीं है। मेरा उद्देश्य अपना जनता है और जन सेवा है और चेंज लेके आना है। सिस्टम में चेंज कैसे लेके आ सकते हैं, यही मेरा उद्देश्य था। इसलिए मैंने दोनों पार्टी नहीं गया मैं, और एक नई पार्टी की सोची, उससे सिस्टम में चेंज ला सकते। तो आपके सामने है यहाँ पर लाल सिंह जी देवासी, और आपने एक विजन, अपनी एक दूरदृष्टि ली है कि मुझे कुछ आगे करना है। अकेले आज हैं, कुछ कारवा खड़ा हुआ और कुछ कारवा इनके साथ जुड़ता जाएगा। ये सीधा असर आपको बता दें, बीजेपी की वोट आप तोड़ेंगे, क्योंकि देवासी समाज ज़्यादातर बीजेपी में है। 5 लाख लोग इकट्ठे हुए थे महाकुंभ में, एक देवासी समाज का सम्मेलन हुआ था जोधपुर में। वहाँ ये निर्णय लिया गया था कि अगर हमें कोई पार्टी टिकट नहीं देती है तो हम लोग निर्दलीय ताल ठोकेंगे। तो इन्होंने ताल ठोकनी शुरू कर दी है। वहाँ पर भी आपने इलेक्शन लड़ा और अब यहाँ पे लोकसभा का आप इलेक्शन लड़ रहे हैं। अब आगे देखना ये होगा किस प्रकार से आपको 36 कौम का समर्थन मिलता है। मुंडो कौन दिखे?